भारत का भी कल्चर राजा महाराजाओं का था, यहाँ भी राजा महाराजा ले आओ फिर से। कल्चर कल्चर क्या होता है? फिर से राजशाही लाओगे? इस आंदोलन के अंदर राजावादी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, स्वतंत्र पार्टी भी इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन सही होता है, बट डोंट टॉक ऑफ कल्चर। देयर इज नथिंग कॉल्ड कल्चर। नहीं सर, हम तो कल्चर की बात करेंगे, बिना कल्चर के आपकी क्या मतलब? जिसका कोई संस्कृति और संस्कार नहीं, ऐसे लोगों का मतलब क्या है? उन्होंने दुनिया को तानाशाही के अलावा दिया क्या है? आपके लिए नहीं मतलब होगा, लेकिन हमारे लिए तो मतलब है ना। भारत तो संस्कृति और संस्कार का देश है, भारत तो हमारी अपनी विरासत का देश है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। और नेपाल भी उसी संस्कृति और संस्कार के बल पर आगे बढ़ा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको किसी चीज में कल्चर सुनते ही आप अचानक एकदम से नाराज हो जाते हैं। आप लोगों ने, कम्युनिस्टों ने पूरी तरह से भारत के कल्चर पर ही तो हमला किया। यहाँ पे किसने कहा कि वो किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं? किसी ने नहीं कहा कि राजशाही का सपोर्ट हो रहा है। किसने कहा? आप मुझे ये बताइए, विवेक श्रीवास्तव, किसने कहा कि राजशाही का सपोर्ट यहाँ पर हो रहा है? लोकतांत्रिक मुल्क की बात हो रही है, लोकतांत्रिक वैल्यूज की बात हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुने जाने पर चर्चा हो रही है, और आप पता नहीं कहां ही लपेटे में लिए चले जा रहे हैं। नहीं, ये कहां से जा रहे हैं भाई? ये हिंदू राष्ट्र और राजशाही। अरे ये फैक्ट है ना। अच्छा ये अरे जो फैक्ट है वो तो बताएंगे ना। जो फैक्ट है वो नहीं बताएंगे? क्या ये फैक्ट नहीं है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि वहां पर राजशाही 239 साल तक चली है? अरे फैक्ट है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि फैक्ट को यहाँ पर ना मेंशन किया जाए? अच्छी बातें का क्या मतलब होता है? फैक्ट को बताने पर आप कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं, आप वो सोच रहे हैं। पंकज जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर रुक जाइए, बहुत से लोग इस वक्त नेपाल से भी हमको देख रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं, जैसे ही जिक्र बालेन शाह का हुआ, कई ऐसे लोग हैं जो लिखने लगे कि बालेन शाह फॉर प्राइम मिनिस्टर, बालेन शाह इज आवर प्राइम मिनिस्टर। ये लिख दिया गया पंकज जी। अच्छा है बालेंद्र शाह बन जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बुनियादी बात तो यही है ना कि जो प्रशासन है, जो बैड गवर्नेंस है, वो इसके पीछे है। अब इसको किसी इज्म से जोड़ना, सरकार किसी भी विचारधारा को मानने वाली हो, इस घटना ने साबित क्या किया है? इस घटना ने साबित ये किया है कि किसी भी विचारधारा को मानने वाली सरकार हो, अगर उसके राज में बेतहाशा भ्रष्टाचार है, बेतहाशा बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई है, तो युवा भड़केगा, धीरे धीरे ये गुस्सा जमा होगा। और किसी भी तरह की संस्कृति हो, किसी भी तरह का परिवेश हो, उस देश की सरकार को इस तरह के दृश्य देखने पड़ सकते हैं। यही तो है। मैं तो अभी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कम्युनिज्म आया क्यों? दुनिया के तमाम देशों में कम्युनिज्म आया तो सामंतशाही के खिलाफ विद्रोह करके, क्योंकि राजशाहियों में इस तरह की शासन व्यवस्था थी, कोई लोकतंत्र नहीं था, पूरी तानाशाही थी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए साम्यवादी सरकारें बनी, साम्यवादी आंदोलन हुआ। हाँ, ठीक है। एक बात है कि उस साम्यवादी आंदोलन में भी अपने दोष पैदा हो गए, उस साम्यवादी सरकारों में भी उसी तरह की कुरीतियां आ गई। तो सत्ता का चरित्र एक ही होता है, ये सत्ता का चरित्र है, इसको किसी विचारधारा से मत जोड़िए। सामंतशाही में हुआ है, ये वामपंथ में हुआ है, ये दक्षिण पंथ में हुआ है, ये जो बीच की धारा है नहीं, ये बात तो आपकी सही है पंकज जी कि आप किसी भी विचारधारा से हो, अगर उस विचारधारा को पसंद करते हुए आपको सरकार में लाया गया है, आपको सत्ता में बिठाया गया है, तो आपको जनता की बातों को सुनना होगा। और अगर आपने उसकी अनसुनी की तो आज नहीं तो कल वही होगा जो आज की तारीख में नेपाल में हो रहा है। ये बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन वो कौन कौन से फैसले थे जिसकी वजह से, केवल केपी शर्मा ओली की बात नहीं है ना, 3 और नाम बार बार आ रहे हैं जिनके घर पर चले गए। जरा वो विजुअल दिखाइए जिसमें बकायदा जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी धर्मपत्नी की मौत की खबर आई है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर घर में घुसकर, प्लीज वो तस्वीरें चलाइए, नेपाल के संसद की नहीं, प्रधानमंत्री के आवास को कैसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है इस जेनजी के द्वारा। फुल फ्रेम दिखाइए वो तस्वीरें दर्शकों को एक बार। फुल फ्रेम वो तस्वीर आपके सामने रख रही हूं जहां पर ये जेनजी पहुंचती है। देखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर, जालनाथ खनाल का ये घर है, उनके घर पर पहुंच गई ये पूरी की पूरी भीड़। इसमें कोई
किसी जगह सर्विस करने वाला आदमी है, किसी की दुकान होगी, किसी का बिजनेस होगा, ये वो सारे लोग घरों से अपने बाहर निकले और गुस्सा ऐसा कि उनके घर को, उनके पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी। और जब आग लगाई तो वहां पर जलनाथ खराल की पत्नी भी मौजूद थी, वो झुलस गई, जिंदा उनको जला दिया गया। पहले खबर आई कि स्थिति बहुत नाजुक है, फिर अपुष्ट खबरें आई कि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। ये वो पूर्व प्रधानमंत्री के घर के आगजनी की तस्वीर है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर पहुंच गए हैं, हाथों में मोबाइल फोन है और कैमरा से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जहां पर संसद को आग के हवाले कर दिया गया। मतलब पूरी की पूरी संसद, जहां पर नेपाल का संविधान जो है वो हाजिर नाजिर रखकर लोगों के बेहतरी के लिए कानून बनाए जाते होंगे, उस संसद को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू में आप देखिए, काठमांडू का ये जो चौराहा आपको दिखाई दे रहा है, इसके किसी कोने पर, किसी दिशा में नजर आप लगा दीजिए, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं और आगजनी नजर आएगी। नेपाल को जलाने का क्या कोई कनेक्शन है, इस पर भी आज चर्चा हो रही है, लेकिन स्थिति अभी वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल है। सेना कह तो रही है कि हम कंट्रोल में ले रहे हैं, लेकिन आप जेनजी को मनाएंगे तो मनाएंगे कैसे? हर्षवर्धन जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि जो काम केपी शर्मा ओली अगर शुरू में कर लेते, एक तो त्यागपत्र देते, दूसरा उन लोगों से बातचीत करते और कहते कि आपकी जो भी डिमांड है हम मानने को तैयार हैं, करप्शन के केसेज अगर उनके और उनके मंत्रियों के खिलाफ है तो उस पर जांच बिठाते, वो काम उन्होंने नहीं किया। अब ये काम सेना को करना पड़ेगा। सेना को अगर बालेन शाह का भरोसा, बालेन शाह के ऊपर उन नौजवानों का, प्रदर्शनकारियों का भरोसा है, तो सेना को उनके साथ बात करनी चाहिए। दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भरोसा है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। एक खतरा यहां दिखता है, और मैं चूंकि निश्चित तौर पर इस वक्त ये शो देखा जा रहा होगा नेपाल में, नेपाल के नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करूंगा, ये आपका देश है, आपकी संपत्ति है। भ्रष्टाचारी नेता लूट कर ले गए, आप बर्बाद कर रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं, आप भी क्यों उस रास्ते पर जा रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, आपका जो मूल मकसद था सत्ता परिवर्तन, वो हो गया। अब सत्ता परिवर्तन के आगे व्यवस्था परिवर्तन होता है, जिसके लिए आपको एक गवर्नमेंट चाहिए। हवा में कुछ नहीं हो सकता, वैक्यूम में कोई भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसमें आपको तय करना है। आप नए सिरे से चुनाव होना है, इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, कोई चार्टर लेकर आना है, वो सब लेकर आप आइए, लेकिन ये काम मत करिए जो आप कर रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से किसी को जलाकर मार देना, गलती से हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, और आप उस रास्ते पर जाएं, ये तो कतई ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज की शाम जो होगी वो डिसाइसिव होगी। मेरा ये भी मानना है, जो मेरी बातचीत वहां हुई है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, मेरा ये मानना है कि आज शाम के बाद कल की सुबह नेपाल के लिए बेहतर होगी। लोकतंत्र बहाली, बेहतरी के साथ वो रास्ता आगे निकलता हुआ दिखेगा।